ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए फिर रुक करते हैं जीएसटी पर चल रही हमारी खास चर्चा का, जहां हम आपको बता रहे हैं इस विधेयक से जुड़े तमाम अनछुए पहलू जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी स्वतंत्र का। सर आप बताएं कैसे सुनिश्चित करेगी सरकार की जो प्रॉफिट है वो जो है ना पास ऑन हो। नहीं, इसमें क्या है और प्राइस ना बढ़े, महंगाई ना बढ़े। नहीं स्वतंत्र जी, इसमें क्या है कि वर्क प्राइस, इनको दो चीजों का अपन मिक्स नहीं करें। जो आपकी प्राइस बनेगी या टैक्सेशन का जो एक कॉस्ट रिडक्शन वाली बात है वो एक डिफरेंट इशू है। जो एंटी प्रॉफिटेरिंग है वो शुरू के टाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए अभी कोई रेट का वेरिएशन होते हैं, एंटी प्रॉफिटेरिंग इनिशियल स्टेज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो भी आप सही कह रहे हैं, इसमें जो मॉनिटरिंग होगी वो ऐसा नहीं कि 100% मॉनिटर सरकार करेगी। उसमें वो ये देखेंगे कि भाई ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है कि ये आगे ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, या कोई गुड्स स्पेसिफिक कोई एक सेगमेंट हो सकता है, तो उस पर सरकार फोकस करके उसको करेगी। इट इज नॉट दैट कि 100% को वो ये चेक करने बैठेंगे कि वो आगे गया कि नहीं गया। तो मतलब ये तो तय हो रहा है ना कि महंगाई बढ़ेगी, आम आदमी नुकसान में रहेगा। कर का जो है ना जो अदायगी है, जो उसका फॉर्म की जटिलताएं हैं वो भी बढ़ने वाली हैं। आपको कंप्यूटर पर हर काम करना होगा। और तीसरी बात, आपको मल्टीपल फॉर्म भरने पड़ेंगे, जो कि अभी तक छोटे कारोबारियों को काफी कम भरने पड़ते थे। बड़े लेवल पर ज्यादा भरने पड़ते थे, लेकिन बड़े छोटे लेवल काफी जो है ना वहां भी भरने पड़ेंगे। तो एक अपने आप में जो है ना मुश्किल स्थिति नहीं है आम आदमी के लिए। नहीं, देखिए मैं एक चीज बताता हूँ आपको। अपन आज की तारीख में भी जैसे अभी एक बताया जा रहा है कि भाई 37 रिटर्न एक आदमी को भरनी पड़ेगी एक साल के अंदर। हर महीने की 3 रिटर्न और 1 एनुअल रिटर्न ये भरनी पड़ेगी। आज की तारीख में मैं अब इस डिस्कशन को केवल वैट तक कन्फाइन करता हूं कि आज की तारीख में भी आप वैट का जब रिटर्न भरते हैं क्वार्टरली, तो उसमें आपको 3 रिटर्नें भरनी पड़ती है जो एक कंसोलिडेट होकर जाती है। एक परचेज की होती है जो वैट 7A में जाती है, एक सेल की होती है वो 8A में जाती है, और एक 10 होता है जो क्वार्टरली रिटर्न जाती है। अब जीएसटी में क्या होगा कि जीएसटीआर 1 जाएगा जो आउटवर्ड सप्लाईज का होगा, फिर जीएसटीआर 2 जाएगा जो मेरे इनवर्ड सप्लाई का होगा, और उससे जो मंथली रिटर्न बनेगी वो ऑटो पॉपुलेटेड होकर बन जाएगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितनी रिटर्न जा रही है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो आपको फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। वो रोबस्ट होने से भी काम नहीं चलेगा, दैट हैज टू बी फुल प्रूफ। अदरवाइज क्या होगा कि अगर जब हम पूरे अक्रॉस इंडिया की बात करते हैं तो उसमें अगर क्रेडिट्स का इनफ्लो नहीं होगा तो आप वहीं पे डिफॉल्ट हो जाएंगे और आपके पास नोटिस इशू हो जाएंगे, आप रिटर्न नहीं भर पाएंगे और प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैंने जैसे अभी भी अपना डिस्कशन में मैं आपको बताया था कि ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो जिसको आप कह रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, ये रोबस्ट तो बहुत पुरानी बात हो गई, अब इसको फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, इन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया है आईटी का, कि इतना मजबूत आईटी ढांचा, इंटरनेट की उपलब्धता और स्किल, लोगों को सबको कंप्यूटर पर काम करना भी नहीं आता। तो ऐसे माहौल में जीएसटी कितना मतलब कारगर रहेगा, सहूलियत की दृष्टि से कारोबार को कितनी सहूलियत होगी इसमें? देखो साहब, मैं ऐसा मानता हूँ जब इतना बड़ा 125 करोड़ की आबादी का देश है, तो कोई भी जब नई चीज लॉन्च होती है तो उसमें इस तरह की बहुत सारी खामियां होती हैं। लेकिन हम ये तो नहीं मानते तो लॉन्च नहीं करें। मैं 20 साल पुरानी बात याद दिलाता हूँ। मोबाइल फोन लॉन्च हुआ तो खाली जयपुर सिटी में काम करता था। अगर आप जयपुर से शाहपुरा दूर जाओ तो काम नहीं करता। तो क्या मोबाइल लॉन्च नहीं करना चाहिए था? उस टाइम करना चाहिए था। शुरुआत तो करोगे, कहीं तो पहल होगी। और फिर भी आम जो छोटा व्यापारी है उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर के परेशानी नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर दूसरा, जितने भी उनकी रिटर्न भरी जाती हैं वो आज भी कोई ना कोई कर सलाहकार ही भरता है, और कर सलाहकार विशेषज्ञ सारे साधन संपन्न कर सलाहकारों का काम बढ़ने जा रहा है। नहीं, कर सलाहकारों का काम नहीं बढ़ रहा है। कर सलाहकारों के पास देश में ईमानदारी से टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ जाएगी, इसलिए नंबर ऑफ असेस ही बढ़ जाएंगे। जो इस सिस्टम से पहले पिलफरीज थी या लीकेज थी। मैं आपको रोक रहा हूँ मानव जी, ये बताइए कि जो है ना जो आम आदमी की जो परेशानी बढ़ने जा रही है, जैसा कि सुनने में ये बता रहे हैं हमारे विशेषज्ञ, ये आशंका है ही। तो इस मुद्दे को आप क्या? ये आशंका है कि कुछ इन्फ्लेशन हो सकता है जी, कुछ इन्फ्लेशन ये जो सिस्टम अभी आएगा ना उसमें हो सकता है, क्योंकि कर 5 तरह के भी कर हैं, तो कर में समानताएं तो बहुत हुई ना। जी जी, विभिन्नताएं खत्म हुई, विभिन्नताएं ज्यादा खत्म हुई और समानताएं ज्यादा हो गई। फिर भी इन्फ्लेशन का आशंका से मतलब अपन मतलब उसको ये नहीं कह सकते कि कोई इन्फ्लेशन नहीं होगा। देयर मे बी सम इन्फ्लेशन। और आम आदमी की परेशानी भी बढ़ेगी कि जो है ना उसको कितने सारे फार्म भरने हैं, वो आप उसको कैसे उठाएंगे? तो फार्म तो सीमित हैं, और पुराने जितने फॉर्म थे, जितने टैक्सेस थे, वैट के, सर्विस टैक्स के,
और एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, यानी जो 10 टैक्स थे एक सही सारे खत्म हो वो गए। सारे खत्म हो गए उनकी सर। जो जैन साहब एक और इम्पोर्टेंट बात तो कहना चाहूंगा जो आज तक किसी मीडिया ने कवर नहीं किया इसको, जी बिल्कुल कि अल्टीमेटली सामान में जो कह रहे भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं जो अभी तक किसी अखबार में या मीडिया में नहीं आया। बिल्कुल। आज कोई भी व्यापारी, ट्रेडर या इंडस्ट्रियलिस्ट किसी चीज का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करता है तो कस्टम डिपार्टमेंट एक हैंडबुक जारी करता है और वो क्वार्टरली उसमें अमेंडमेंट्स आते हैं। उस हैंडबुक में हर सामान का एक कोड नंबर डाला हुआ होता है कि आपको कोई भी सामान अगर एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है तो वो तभी कर पाओगे जब उसका उस कोड नंबर में उसका वर्गीकरण हो। तो जीएसटी आने में जो HSN कोड क्रिएट किया, ये सरकार का सबसे बड़ा खूबसूरत कदम है। ये आज कोई नया सामान इस फिर से बताएं क्या कौन सा HSN कोड, HSN HSN नंबर है उसका, कि मान लो मैंने ये क्या है, ये पेन, जैसे मान लो मैंने पेन पैदा किया, एक नई चीज इंडिया में पहली बार है, मैंने पेन बनाया, तो मुझे पहले उस जीएसटी काउंसिल के बाद उस पेन का पूरा सिस्टम भेजना पड़ेगा कि साहब इस पेन को बनाने में मैंने ये टेक्नोलॉजी काम में ली और ये रॉ मटेरियल्स मैंने यूज किया, नया सामान हो गया। तो जीएसटी काउंसिल जो बनाई गई है वो इसीलिए बनाई है, आपका मतलब ये हजारों प्रोडक्ट, हजारों सेवाएं, हर का HSN कोड होगा। बिल्कुल HSN कोड होगा। यही है कि इसकी खूबसूरती, चोरी खत्म हो जाएगी और जो असेसिंग ऑफिसर जो भ्रष्टाचार करता है वो खत्म हो वो जाएगा। जैसे आपने मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसा एक छोटा सा एग्जांपल है कि महिलाओं का सैनिटरी नैपकिन काम में आती है, बच्चों के डायपर्स काम में आते हैं और एडल्ट के डायपर काम में आते हैं। ये 3 अलग अलग सामान है। राजस्थान से लेकर हर स्टेट में तीनों पर अलग अलग टैक्स है, जबकि तीनों का रॉ मटेरियल भी एक है और तीनों के यूजेस भी ऑलमोस्ट एक है। लेकिन 3 के कोई कोड क्लासिफिकेशन नहीं है, तो हर राज्य ने अपने अपने हिसाब से टैक्स का ढांचा बनाया हुआ है। लेकिन जैसे HSN कोड आएगा तो इनके वो कोड नंबर डल जाएंगे कि वो एडल्ट डायपर है या सैनिटरी नैपकिन है, ये एक कैटेगरी में आ जाएगी। उस कैटेगरी में पूरे इंडिया में एक ही टैक्स होगा। उसके इनपुट क्रेडिट मिलने वाले पूरे इंडिया में एक ही टैक्स होंगे कि उसके अंदर कॉटन काम आ रही है, उसके अंदर सिलाई का धागा काम में आ रहा है, उसके अंदर पेपर काम में आ रहा है, उसके अंदर कुछ और सामान काम में आ रहा है। तो जब सब चीजों का टैक्स का ढांचा एक हो जाएगा तो जितनी भी सरकारी अफसरों के पास, बाबू के पास या असेसिंग ऑफिसर के पास डिस्क्रिशनरी पावर थी कि पैसा देगा तो रेट ये और नहीं देगा तो पानी गिलास आधा भरा आधा खाली, मेरी मर्जी से तय करूंगा, वो खत्म हो गया। ये इस सरकार की बड़ी अच्छी खूबसूरती जीएसटी की है। आपका मतलब इंस्पेक्टर आज खत्म होगा इससे? बिल्कुल खत्म होगा। असेसिंग अथॉरिटी के डिस्क्रिमिनेशनरी जो पावर्स थी वो काफी कंट्रोल में खत्म हो आप गई। सर कर सलाहकार हैं, आप बताएं ये दावा कितना सही है कि जो इसकी जो है ना इंस्पेक्टर राज है, जो सबसे बड़ी जो है ना एक समस्या कारोबारी के लिए बना रहता है, वो कितना उस पर काबू लग पाएगा जीएसटी के बाद? टू एन एक्सटेंट तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि भाई क्लासिफिकेशन का जो मैटर है, लेकिन 100% वो मैटर खत्म नहीं होगा। नहीं 100 तो मान भी नहीं सकते। HSN कोड जो है वो आज की तारीख में भी लागू है। ये हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है कि इन इन चीजों पे ये आएंगे, उसके हिसाब से एक्साइज का टैरिफ भी बना हुआ है, तो ये आज की तारीख में भी लागू है। लेकिन अगर आप एक्साइज में अगर क्लासिफिकेशन के मैटर्स उठा के देखेंगे तो वहां पे एन नंबर ऑफ मैटर्स है जो क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। तो ये चीज 100% तो खत्म नहीं होगी, लेकिन हाँ टू एन एक्सटेंट ये चीज खत्म हो जाएगी कि भाई डिस्क्रिशन है कि मैं ये मानूं या नहीं मानूं। आई डोंट वांट टू गो इन ऑल दोज थिंग्स, लेकिन जो एक डिसीजन का जो क्राइटेरिया है टू एन एक्सटेंट उस पर एक कर्व लगेगा कि भाई इसको अपने को ऐसे चलना है। दूसरी चीज, सब चीज जो जब ऑनलाइन हो जाएगी तो उसमें बदलाव करने का या उसमें कुछ चेंजेस करने का स्कोप बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जो आज की तारीख में आप वैट में या एक्साइज में या सर्विस टैक्स में भी देख रहे हैं कि वंस यू हैव अपलोडेड द इन्फॉर्मेशन देयर इज नो रेमेडी। आप उसको रिवाइज करें, अदरवाइज उसमें कोई जो अपन मैल प्रैक्टिस कर सकते थे इंटेंशनली वो उसमें नहीं हो पाएगी। ये तो फैक्ट चीज है। शर्मा जी, तीसरी बात मैं इसमें बोलता हूँ आपको कि पहले असेसिंग ऑफिसर मान लो एक वार्ड में 300 फाइलें और एक ही आइटम के 10 प्रोड्यूसर सेलर है। असेसिंग ऑफिसर अपनी मर्जी से 10 में 4 के फैसले कुछ और करता, 6 के कुछ और करता था, वो तो बंद हो जाएगा। अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट भी होगा तो नया जो सामान पैदा पहली बार होगा उसकी जो जीएसटी काउंसिल बनी वो उसका क्लासिफिकेशन करेगी। तो अगर वो क्लासिफिकेशन गलत है तो पूरे देश के लिए गलत होगा, अगर वो सही है तो पूरे देश के लिए सही होगा। विरोध होगा तो बाकी वित्त मंत्री विरोध करेंगे, नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। तो वहां जो ग्रेविटी है क्लियरिटी की वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो वो जो स्टेट पे नीचे मैटर आता असेसिंग ऑफिसर पे वो कंट्रोल हो जाएगा, मेरा मानना है। और अब यहां फिर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। थोड़े से इंतजार के बाद हम आपको दिखाएंगे कि जीएसटी में क्या है चिंताजनक बातें जिससे कि इसकी आलोचना हो रही है, और उन तमाम पहलुओं पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी।